प्यारे बच्चों, आइए आज हम व्याकरण के अंतर्गत क्रिया के बारे में पढ़ें। बच्चों, क्रिया को जानने से आइए पहले हम कुछ वाक्य पढ़ें। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज जब मैं स्कूल से घर आ रहा था, तभी मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो सड़क पार कर रहा था। मैंने उस व्यक्ति को सड़क पार करने में मदद की। उस व्यक्ति ने खुश होकर मुझे धन्यवाद दिया। बच्चों, यहाँ दिए गए अनुच्छेद के प्रत्येक वाक्य के अंत में रखे गए शब्द क्रिया करने का बोध करा रहे हैं, जैसे पढ़ता हूँ, आ रहा था, देखा, कर पा रहा था, मदद की, दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं क्रिया की परिभाषा बनेगी जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने अथवा किसी क्रिया में होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। बच्चों, क्रिया कभी कभी प्रत्यक्ष ना होकर परोक्ष होती है, अर्थात वाक्य के अंतर्गत कभी कभी क्रिया दिखाई नहीं देती। जैसे यहाँ शब्द दिया गया है पानी और कल। अगर हम ध्यान से देखें तो ये पानी शब्द किसी का उत्तर था, किसी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर था, जिसका अर्थ ये निकलता था मुझे पानी चाहिए। उसी प्रकार कल शब्द किसी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर था, कल चलेंगे या आएंगे। तो कभी कभी क्रिया शब्द जो हैं प्रत्यक्ष ना दिखाई देकर परोक्ष भी रहते हैं। आइए धातु के बारे में जानें। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के साथ प्रत्यय लगाकर अन्य क्रिया शब्द बनते हैं। जैसे लिख धातु है, लिख धातु से क्रिया के अनेकों रूप बन सकते हैं। जैसे लिखता, लिखूंगा, लिखा, लिखना, लिखो, लिखिए, लिखेगा। लिख में अनेक क्रिया शब्द निकल रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि सभी क्रिया शब्दों के मूल में लिख शब्द समाहित है, यानी छिपा हुआ है। यही मूल शब्द धातु है। क्रिया का सामान्य रूप। धातुओं में न प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, हंसना, उठना आदि। धातु का प्रयोग तू के साथ आज्ञार्थक रूप में भी दिखता है। जैसे तू खा, तू पढ़, तू बैठ। यहाँ धातु के साथ कोई और प्रत्यय नहीं जोड़ा गया। जब हमने न प्रत्यय जोड़ा था तो ये क्रिया का सामान्य रूप बना था। और लिखेगा, पढ़ेगा जब हम पढ़ रहे थे तो क्रिया के अनेकों रूप बन रहे थे। लेकिन कभी कभी स्वतंत्र रूप से धातुओं का प्रयोग भी किया जाता है जब हम आज्ञा किसी को देते हैं। तू खा, तू पढ़, तू बैठ आदि। क्रिया के भेद। वर्गीकरण के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद और रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आइए अकर्मक क्रिया के बारे में जानें। वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती और क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक सो रहा है, घोड़ा तेज दौड़ता है, हाथी नदी में नहाता है। इन वाक्यों में बालक, घोड़ा और हाथी कर्ता है और सोने, दौड़ने और नहाने की क्रिया का परिणाम या फल अथवा प्रभाव भी कर्ता पर ही पड़ रहा है। अतः ये क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान। यदि वाक्य की क्रिया के साथ क्या,
किसे किसको लगाकर प्रश्न किया जाए और उसका कोई सीधा उत्तर न मिले तो वह क्रिया अकर्मक होती है। कुछ प्रमुख अकर्मक क्रियाएं: हंसना, रोना, उठना, बैठना, तैरना, सोना, जागना, दौड़ना, भागना, डूबना, डरना, नहाना आदि। ये क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने पर सीधा कोई कर्म दिखाई नहीं देता है, अर्थात इनका फल सीधा कर्ता पर पड़ता है। अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। स्कर्मक क्रिया। स्कर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म युक्त क्रिया, अर्थात जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें स्कर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रियाओं में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे मान्या पत्र लिख रही है, बंदर केला खाता है, चित्रकार चित्र बना रहा है। इन वाक्यों में क्रिया का परिणाम या फल अथवा प्रभाव भी कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ रहा है, अतः ये क्रियाएं स्कर्मक हैं। अगर हम प्रश्न करें कि मान्या क्या लिख रही है और जवाब मिल रहा है पत्र, तो पत्र यहाँ कर्म हुआ, अतः इस प्रकार के वाक्य सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। स्कर्मक क्रिया की पहचान। वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसको अथवा किसे लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो क्रिया स्कर्मक होती है। स्कर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एकर्मक और द्विकर्मक। एकर्मक क्रिया: जिन क्रियाओं का एक ही कर्म होता है उन्हें एकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माली पौधों को सींचता है, धोबिन कपड़े धोती है, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। इन वाक्यों में पौधे, कपड़े, फुटबॉल एक एक कर्म है, अतः सींचता है, धोती है, खेलते हैं, एकर्मक क्रियाएं हैं, अर्थात एक ही क्रिया है और कर्म यहाँ एक ही है। एक कर्म होने के कारण इन्हें हम एकर्मक क्रिया कहते हैं। वास्तव में ये स्कर्मक क्रिया के अंतर्गत ही आता है। द्विकर्मक क्रिया: जिन स्कर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सरिता ने बेला को उपहार दिया, दादाजी ने मुकेश को नए जूते दिलवाए, पिताजी रोज गाय को रोटी खिलाते हैं। इन वाक्यों में दो दो कर्म हैं, बेला और उपहार, मुकेश और जूते, गाय और रोटी। दो दो कर्म होने के कारण ये वाक्य द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण कहलाते हैं। ये भी स्कर्मक क्रिया के भेद के अंतर्गत है। एक कर्म आए तो एकर्मक क्रिया और अगर दो कर्म हो तो द्विकर्मक क्रिया। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः चार भेद होते हैं: प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया: जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को उन्हें करने के लिए प्रेरित करता है उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है, विकास ने रोहित के हाथ पिताजी को सामान भिजवाया। प्रेरणार्थक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं को प्रेरणा देता हुआ प्रतीत होता है, अर्थात कर्ता स्वयं क्रिया करता है। जैसे शीला भाई को खाना खिलाती है, माँ पुत्र को सुलाती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया वास्तव में प्रेरणार्थक न होकर सकर्मक क्रिया का ही उदाहरण है। यहाँ
कर्ता स्वयं को प्रेरित कर रहा है। शीला ने स्वयं को प्रेरित किया और भाई को खाना खिलाया। माँ ने स्वयं को प्रेरित किया और पुत्र को सुलाया। सुलाती और खिलाती प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने को प्रेरित करता है तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे वनिता आया से बच्चे को दूध पिलाती है, यानी वनिता स्वयं कार्य नहीं कर रही, उसने आया को प्रेरित किया, आया ने फिर बच्चे को दूध पिलाया। दूसरा वाक्य देखिए, डॉक्टर नर्स से रोगी को दवा दिलवाता है। डॉक्टर स्वयं कार्य यहाँ नहीं कर रहा, डॉक्टर ने प्रेरणा दी नर्स को, नर्स ने प्रेरित होकर रोगी को दवा दी। इस तरह के वाक्य द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हैं। विशेष ध्यान दें, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में एक कर्ता होता है, जबकि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया प्रत्यक्ष होती है, जबकि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया परोक्ष होती है। जैसे माँ पुत्र को सुलाती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण था। यह एक ही कर्ता करने वाला है। माँ ने स्वयं को प्रेरित किया था और पुत्र को सुलाया था, तो सुलाती शब्द प्रथम प्रेरणार्थक का उदाहरण था और यह क्रिया प्रत्यक्ष थी। कर्ता यहाँ कार्य करता हुआ प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जबकि दूसरे वाक्य में डॉक्टर नर्स से रोगी को दवा पिलवाता है। इस वाक्य में डॉक्टर ने स्वयं कार्य नहीं किया, यहाँ उसने नर्स को प्रेरित किया और उसके बाद वो कार्य संपन्न हुआ, तो यहाँ जो प्रेरणा देने वाला कार्य था वो परोक्ष था। अतः ये द्वितीय प्रेरणार्थक का उदाहरण था। आइए प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ उदाहरण देखें। मूल क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक और प्रथम प्रेरणार्थक। पढ़ना, पढ़वाना, पढ़ाना। चलना, चलवाना, चलाना। सोना, सिलवाना, सुलाना। घूमना, घुमवाना, घुमाना। सीखना, सिखवाना, सिखाना। पीना, पिलवाना, पिलाना। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रिया शब्द मिलकर पूर्ण क्रिया का बोध कराते हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब मुझे घर जाने दो। सभा में लोग आते जा रहे थे। दिव्या खाना खा चुकी है। इन वाक्यों में दो दो क्रियाएं हैं, जाने और दो, आते और जा रहे थे, खा और चुकी है। ये दो अलग अलग क्रियाएं हैं। जाना जाने का बोध कराने वाला है और दो देने का बोध कराने वाला है। दो अलग अलग क्रियाएं हैं, जबकि मिलकर वो एक काम कर रहे हैं। दूसरे वाक्य में जैसे आते शब्द आने का है और जा रहे जाने का बोध कराता है, जबकि यहाँ लोगों के लगातार आने का बोध हो रहा है। एक ही क्रिया को ये करने वाले हैं। इस तरह की क्रियाएं जो हैं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। वास्तव में संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है और दूसरी क्रिया सहायक या रंजक क्रिया। रंजक का अर्थ हुआ जो उस क्रिया में विशेषता ला दे, कुछ खास रंग ला दे। अब यहाँ आते और जाने में दो अलग अलग बातें थी। लगातार आने का बोध कराने के लिए हमने कह दिया आते और जा रहे हैं, जबकि जाना अलग भाव का बोध कराता है। इस तरह की क्रियाएं सहायक क्रिया कहलाती है और इन्हें हम रंजक क्रिया भी कहते हैं। नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे मिठाइयों पर मक्खियां भिनभिना रही थी। वे देर रात तक बतियाते रहे। अजनबी को देखकर घोड़ा हिनहिनाने लगा। इन वाक्यों में भिनभिना, बतियाते, हिनहिनाने अनुकरणीय शब्दों से बनी धातुएं हैं। वास्तव में ये धातुएं क्रिया शब्दों से नहीं बनी हैं।
क्रिया ना होकर अन्य शब्दों से बनी हुई संज्ञाएं हैं, अतः इन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। संज्ञा शब्द फिर नाम धातु क्रिया जैसे बना हाथ हथियाना, लात लतियाना, बात बतियाना, झूठ जुटलाना, लालच ललचाना। इसी प्रकार अनुकरणवाची शब्दों से भी नाम धातु क्रियाएं बनाई जाती हैं, जैसे भिन भिन भिनभिनाना, खटखट खटखटाना, चमचम चमचमाना, फड़फड़ फड़फड़ाना, थरथर थरथराना। विशेषण शब्दों से बनाई जाने वाली नाम धातु क्रियाएं गर्म गरमाना, तोतला तुतलाना, साठ सठियाना, मोटा मुटियाना। इसी प्रकार सर्वनाम शब्द से भी नाम धातु क्रिया बनती है, अपना अपनाना। पूर्वकालिक क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होने व संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसकी रचना धातु में कर अथवा कर के लगाने से होती है, जैसे माँ नहाकर पूजा करती है, लड़की सांप को देखकर डर गई, गिरीश दूध पीकर सो गया। इन वाक्यों में पूजा करना, डर गई और सो गया क्रियाएं मुख्य हैं, किंतु नहाकर, देखकर, पीकर क्रियाएं उनसे पहले संपन्न होने वाली क्रियाएं हैं, अतः ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। आइए अभ्यास कार्य देखें। कोष्ठक में दिए गए उचित क्रिया शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मोहन शिमला से डैश आया, लौट आया या लौटाया। आपको इसके अनुसार उचित क्रिया का प्रयोग करना है। जैसे प्रथम उदाहरण देख लीजिए, मोहन शिमला से लौट आया, ना कि लौटाया। दादी ने मुझे माँ से दवा डैश पिलाई अथवा पिलवाई। क्या तुम बाजार डैश जाऊंगा अथवा जाओगे। जय स्कूल से डैश आ गया या आएंगे। क्या आप मेरे साथ डैश चलेंगे अथवा चलेगा। अभ्यास कार्य 2। निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता, कर्म और क्रिया को छांटकर अलग अलग कीजिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। प्रथम वाक्य उदाहरण के रूप में स्पष्ट किया जा रहा है, जैसे राधिका स्वेटर बुन रही है। इस वाक्य में राधिका शब्द कर्ता है, काम कर रही है, और क्या बुन रही है, क्या का जवाब मिल रहा है स्वेटर। स्वेटर यह कर्म है और बुन रही है क्रिया। इसी प्रकार अन्य वाक्य किए जाएंगे। अभ्यास कार्य 3। निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद को रेखांकित कीजिए और कर्म की दृष्टि से उनके भेद बताइए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। प्रथम वाक्य उदाहरण के रूप में स्पष्ट किया जा रहा है। किसान बैल को भूसा खिलाता है। यहाँ आपको क्रियापद को रेखांकित करना है और कर्म की दृष्टि के आधार पर बताना है कि यहाँ क्रिया कैसी है, कर्मक है अथवा अकर्मक। किसान किसको भूसा खिला रहा था, बैल को। क्या खिला रहा है, भूसा। अब यह क्या का जवाब मिल रहा है, अतः ये कर्मक क्रिया है। रेखांकित करने के लिए जो क्रिया शब्द है वो है खिलाता है। खिलाता है यहाँ क्रिया है और कर्म यहाँ पर कौन सा है, भूसा। दो कर्म है यहाँ पर। किसको खिलाया जा रहा है, बैल को। क्या खिलाया जा रहा है, भूसा। ये वाक्य कर्मक और सकर्मक के अंतर्गत द्विकर्मक का उदाहरण है। इसी प्रकार अन्य वाक्य किए जाएंगे। अभ्यास कार्य 4। निम्नलिखित वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग करके लिखिए। कोष्ठक में दिया गया जो शब्द है
उसका प्रयोग करते हुए इन वाक्यों को प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण के हिसाब से परिवर्तित करना है। मोनू चित्र बनाता है। मोनू मुझसे चित्र बनवाता है। दादी झाड़ू लगाती है। नौकरानी, दिया गया शब्द नौकरानी का प्रयोग करके प्रेरणार्थक क्रिया बनानी है। दादी नौकरानी से झाड़ू लगवाती है। दादाजी पौधों को पानी देते हैं। माली शब्द का प्रयोग करके प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाएगी। यहाँ पर दादाजी माली से पौधों को पानी दिलवाते हैं। मोहिनी सामान भेजती है। नौकर, मोहिनी नौकर से सामान भिजवाती है। कमला कपड़े सिलती है। दर्जी, कमला दर्जी से कपड़े सिलवाती है। आशा है आप